नमस्कार विद्यार्थियों। विर्सली के कृषि प्रदेशों की हमने बात की और विर्सली ने विभिन्न आधारों पर विश्व को 16 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया और इनमें जो प्राचीनतम कृषि पद्धति है जिसको हम स्थानांतरित कृषि का नाम देते हैं, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्थानांतरित कृषि का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक जगह 3-4 वर्ष कृषि करने के बाद में अन्यत्र कृषि का कार्य ये लोग करते हैं। यानी आदिम जो जनजाति जंगलों में निवास करती है वो लोग इस प्रकार की कृषि का कार्य संपन्न करते हैं। आज भी हम देखते हैं विश्व के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सघन वन पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में आज भी मानव आदिम जीवन यापन करता है और उन क्षेत्रों में अपना जीवन स्थानांतरित कृषि पर वो यापन करता है। तो इस प्रकार हम स्थानांतरित कृषि की जब बात करते हैं तो विभिन्न भूगोलवेत्ता, कृषि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम कृषि स्थानांतरित कृषि है और मानव ने जब कृषि कार्य आरंभ किया तो उसकी आरंभिक अवस्था में स्थानांतरित कृषि का विकास हुआ। यानी कृषि का जो हम विकास मानते हैं, उद्भव मानते हैं, आज से 7-8 हजार वर्ष पूर्व मानते हैं और उसी के साथ ही स्थानांतरित कृषि का भी विकास हुआ और धीरे धीरे हम आगे बढ़े और वर्तमान समय तक पहुंचे तो इस कृषि का जो क्षेत्र है वो सिमटता गया। लेकिन आज भी हम ऐसे क्षेत्र देखते हैं जहां पर स्थानांतरित कृषि संपन्न की जाती है और इन क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो सघन वन के क्षेत्र होते हैं और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तात्पर्य यहाँ पर पूरे साल भर ऊंचा तापमान बना रहता है और पूरे साल भर में औसत वर्षा भी यहाँ सर्वाधिक या अधिक संपन्न होती है। तो इस प्रकार ये क्षेत्र विषम जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आज मानव आदिम जीवन यापन करता है और स्थानांतरित कृषि का कार्य संपन्न करता है। क्षेत्र की जब बात करते हैं, इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो अनुपजाऊ मिट्टी यहाँ पाई जाती है और यहाँ लेटराइट मिट्टी है उसकी प्रधानता इन क्षेत्रों में मिलती है। और ये जो क्षेत्र हैं, जब हम स्थानांतरित कृषि क्षेत्रों की बात करते हैं तो विश्व के 20 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थानांतरित कृषि के क्षेत्र देखे जाते हैं। और इन क्षेत्रों में मुख्यतः जब हम दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो अमेज़न जो घाटी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में मध्य अमेरिका और मैक्सिको के कुछ क्षेत्र में ये कृषि संपन्न की जाती है। साथ ही जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में कांगो नदी बेसिन, अफ्रीका का पूर्वी तट, मालागासी और गिनी तट में यह कृषि संपन्न की जाती है। ये गिनी तट। जब हम दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करते हैं तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया के द्वीप समूह है, पापुआ न्यू गिनी, कंबोडिया, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया का न्यू हाइब्रिड जो द्वीप है। साथ ही भारत का जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है या पूर्वोत्तर जो राज्य हैं और छत्तीसगढ़, झारखंड, इन क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि वर्तमान समय में भी की जाती है। जब हम इन क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो ये क्षेत्र सघन वन के जो क्षेत्र हैं और यहाँ पर विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हम जब इनके स्थानीय नामों की बात करते हैं क्योंकि
अनेक क्षेत्रों में ये कृषि कार्य संपन्न किए जाते हैं, यानी स्थानांतरित कृषि संपन्न की जाती है। तो इनके नाम भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सुनने को मिलते हैं। जैसे लैटिन अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को मिलाप कहते हैं, अफ्रीका में इसको फैक कहते हैं, इंडोनेशिया में लयान, और भारत के असम राज्यों में या पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इस कृषि को झूमिंग कृषि का नाम देते हैं या इस नाम से इस कृषि को पुकारते हैं। तो इस प्रकार ये मुख्य क्षेत्र हुए। और अब हम इस कृषि की या इस कृषि क्षेत्र में जो विशेषता पाई जाती है उनकी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इनकी जलवायु के बारे में बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु इन क्षेत्र में पाई जाती है, सघन वन के ये क्षेत्र होते हैं, फलस्वरूप यहाँ ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा देखने को मिलती है, दलदली क्षेत्र ये होते हैं, फलस्वरूप यहाँ विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी यहाँ आज भी मानव निवास के लिए ये क्षेत्र उपयुक्त नहीं है, केवल आदिम जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। ये जो कृषक होते हैं, ये जो आदिम जाति होती है, ये कृषि के लिए अपना स्थान लगातार बदलते रहते हैं। और जब हम मिट्टी की बात करते हैं तो यहाँ मिट्टी में उपजाऊ जो तत्व होते हैं उनमें इस मिट्टी में, यहाँ की मिट्टी में कम पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा के साथ जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह के स्थानांतरित हो जाती है। तो फलस्वरूप वर्षा के कारण मिट्टी का जो क्षरण होता है वो अधिक होता है। यहाँ हमने भौगोलिक परिस्थितियों की बात की, विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है, फलस्वरूप यहाँ जनसंख्या का जो जमाव है वो विरल पाया जाता है। और विरल जनसंख्या के कारण यहाँ कुछ एक परिवार एक समूह में यहाँ निवास करते हैं, अधिक मात्रा में यहाँ लोग निवास नहीं करते हैं। फलस्वरूप एक परिवार के पास बहुत अधिक कृषि के लिए जमीन उपलब्ध होती है, फलस्वरूप वो किसान या वो जनजाति 2-3 या 4 वर्षों के लिए एक जगह स्थानांतरित कृषि करती है और पेड़ों को काटकर वो कृषि योग्य भूमि को बनाते हैं और वहाँ 3-4 साल के लिए वो कृषि का उत्पादन वहाँ करते हैं, फसल का उत्पादन उन क्षेत्रों में करते हैं। और जब उन क्षेत्रों में वो उपजाऊपन खत्म हो जाता है, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म होता है, तो वो उस स्थान को बदलकर दूसरे स्थान पर वन को काट के या जो वनस्पति है उनको काट कर वो अन्यत्र उस कृषि को संपन्न करते हैं। तो इस कारण से ये कृषि हमारे जो वनों का जो विनाश होता है उसमें योगदान देती है, लेकिन जहाँ जो आदिम जनजाति निवास कर रही है आज भी अपने सांस्कृतिक जो रूप हैं उनको बचाए हुए हैं। लेकिन हम इन लोगों को जागरूक करके इस वनों के विकास को हम रोकने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ लगातार 3 या 4 वर्ष के कृषि कार्य करने के बाद में ये लोग अपना स्थान बदल लेते हैं। जब हम इनके कृषि उपकरणों या कृषि औजारों की बात करते हैं तो ये लोग आज भी आदिम प्रकार के जो कृषि उपकरण हैं उन औजारों को ये उपयोग में लेते हैं, जिनमें कुदाली और खुरपे मुख्य रूप से ये कृषि कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। और अपने स्थायी निवास के रूप में इनके मकान नहीं होते, अस्थायी ये झोपड़ियों का निर्माण करते हैं। और जैसे ही ये अपना स्थान बदलते हैं, अपना निवास स्थान भी ये लोग बदल लेते हैं। साथ ही ये जो लोग कृषि का कार्य करते हैं तो इनमें महिला और पुरुष दोनों ही समान रूप से इन कृषि कार्य में सहभागिता निभाते हैं। और कृषि कार्यों में फसलों की जब बात करते हैं
तो मुख्य रूप से जब हम इनके क्षेत्रों की बात करते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों का ये उत्पादन करते हैं। जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं, अफ्रीका की बात करते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको कृषि फसलों में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। अफ्रीका में अगर हम बात करते हैं तो ये लोग रतालू, ज्वार, बाजरा, ककड़ियाँ, खरबूजे, मूंगफली, केले और कोको आदि का ये लोग उत्पादन करते हैं। साथ ही लैटिन अमेरिका की बात करते हैं तो लैटिन अमेरिका में टमाटर, पेपरोका, तंबाकू, सूर्यमुखी के फसलों का उत्पादन करते हैं। एशिया की जब हम बात करते हैं तो ये लोग चावल, सेब, मूंगफली, गन्ना, कपास आदि फसलों का ये लोग उत्पादन करते हैं। तो हमें पर्याप्त विभिन्नता इन कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। लेकिन सामान्यतः यहाँ केले का जो उत्पादन वो लगभग सभी क्षेत्रों में ये लोग करते हैं। क्योंकि ये कृषि मानव श्रम पर आधारित ये कृषि होती है, तो यहाँ पर पशुपालन का कार्य बहुत कम मात्रा में किया जाता है। अगर वो पशुपालन का कार्य भी करते हैं तो अपने दूध और मांस के लिए ये लोग इनका पालन करते हैं। और कृषि फसलों के लिए जब ये कृषि फसलों का उत्पादन करते हैं तो सामान्यतः ये माना जाता है कि ये लोग अपने भरण पोषण के लिए ही कृषि का कार्य करते हैं। लेकिन कृषि कार्य के साथ साथ ये जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मछली पकड़ने का काम भी ये लोग करते हैं। और जंगलों में ये शिकार का काम भी, पशुओं का जो जंगली जो पशु होते हैं उनको शिकार का ये काम भी ये करते हैं। यानी कृषि का कार्य इनका मुख्य व्यवसाय होता है। इसके साथ ये मछली पकड़ने का कार्य और शिकार करने का कार्य भी ये लोग संकल्प करते हैं। कुछ क्षेत्रों में ये देखा गया है कि ये सामानों का आदान प्रदान भी करते हैं। यानी जो विकसित जो समाज होता है उनसे ये सामान का आदान प्रदान भी कई क्षेत्रों में ये लोग करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भी आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन आज भी कुछ क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि संपन्न हो रही है, जिसके कारण से हमारे जो वन विन्यास है वो काफ़ी मात्रा में हो रहा है। लेकिन क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत कम है और ये अपनी मूल संस्कृति को आज भी बचाए हुए हैं और पर्यावरण और मानव के बीच में जो संबंध इन लोगों ने स्थापित किए हैं, एक महत्वपूर्ण जो संबंध हैं प्रकृति और मानव के बीच में हमारे सामने पेश करते हैं, ताकि मानव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है वो वर्तमान में भी बना रहे और अपनी संस्कृति को भी ये लोग बचाए रख सकते हैं। लेकिन हमें इन लोगों को जागरूक करना होगा ताकि हम वनों के विनाश को रोक सकें और इनके जीवन को एक आधुनिकता से इनको जोड़ सकें और इनमें शिक्षा का प्रसार आदि, चिकित्सा का ये हम लोग ये कार्य कर सकते हैं। तो हमें ये कार्य करने भी चाहिए, लेकिन इनकी जो मूल संस्कृति है उनको बचाते हुए हमें ये कार्य संपन्न करने हैं। थैंक यू।